हेलो एवरीवन, दिस इज सचिन बंसल और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर क्लास 12th सोशियोलॉजी से, जिसका नाम है चेंज एंड डेवलपमेंट इन रूरल सोसाइटी। जी हाँ, इस बुक के अंदर आपके टोटल 5 चैप्टर हैं, जिसमें से पहले 2 चैप्टर हम कवर कर चुके हैं जो काफ़ी छोटे छोटे थे। दोनों को मिला के मैं एक चैप्टर कहूँगा। अब हमारे पास बचे हैं 3 चैप्टर, जिनमें से पहला चैप्टर है चेंज एंड डेवलपमेंट। कहाँ पर? गाँव में, रूरल एरिया के अंदर, गांव के अंदर। तो हम बात करने वाले हैं यहाँ पर विलेजेस की। हम बात करने वाले हैं कैसे इंडिया में चेंजेस हुए रूरल एरियाज के अंदर और क्या क्या वहां पर डेवलपमेंट हुई, बदलाव आए वक्त के साथ साथ। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये चैप्टर। देखिए जी, इंडिया में 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, सेंसस मतलब जनगणना के अकॉर्डिंग 69% लोग आज भी गांव में रहते हैं, रूरल एरिया के अंदर रहते हैं। इनमें से कई सारे जो लोग हैं वो उन पर्टिकुलर रीजन में रह के उस पर्टिकुलर रीजन के त्यौहार मनाते हैं, और वो त्यौहार डिपेंड करते हैं एग्रीकल्चर से, क्योंकि हार्वेस्ट के सीजन में इसे मनाया जाता है। जैसे तमिलनाडु में पोंगल, जब हार्वेस्ट वहां पर होता है तभी पोंगल मनाया जाता है। जैसे बिहू आसाम के अंदर, जैसे पंजाब में बैसाखी, जैसे कर्नाटक में उगाड़ी। ये जो अलग अलग त्यौहार हैं किससे जुड़े हुए हैं? हार्वेस्टिंग सीजन से जुड़े हुए हैं, और इन्हें उसी तरह सेलिब्रेट किया जाता है। गॉट इट? अलग अलग नाम है लेकिन सबका मकसद एक ही है, एग्रीकल्चर। जब फसल कटती है तो उससे बेच के पैसा आएगा या घर में एक साल का राशन आएगा, तो इसीलिए उसकी खुशी में ये फेस्टिवल मनाए जाते हैं। एग्रीकल्चर जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है किसका? लाइवलीहुड का। ठीक है, कहां की? रूरल पॉपुलेशन की, गांव की पॉपुलेशन की सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है। इसके अलावा वहां ज्यादा काम धंधा है नहीं। अगर हम बात करें गांव की, तो गांव के जो काम है वो एग्रीकल्चर तक तो लिमिटेड है, मेनली एग्रीकल्चर, लेकिन इसके अलावा भी कई काम वहां पर होते हैं। जैसे पोट्री, आपने देखा होगा, मटका बनते हैं, ग्लास बनते हैं मिट्टी के। कारपेंटरी का काम, वीवर का काम, बुनकर जो अलग अलग चीजें बनाते हैं, जैसे मान लो साड़ी बना दी, ठीक है ना। आयरन स्मिथ, लोहार का काम, और सुनार यानी गोल्ड स्मिथ का काम। लेकिन ये गिने चुने लोग ही करते हैं। इसके अलावा और भी कई काम है, जैसे स्टोरी टेलिंग का। आजकल तो भाई हाथों में फोन आ गए हैं, घर में टीवी आ गया है, तो इसलिए इतना काम ये होता नहीं है, लेकिन पहले के टाइम में एक बहुत बड़ा काम था। गांव में किसी पेड़ के नीचे बैठ के स्टोरी सुनाई जाती थी, ठीक है, और बहुत लोग सुनने आते थे। एस्ट्रोलॉजी का काम, पंडिताई का काम एक टाइप से, ये आज भी होता है, हर जगह होता है। प्रीस्टहुड, वही पंडिताई का काम हो गया। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, पानी बांटने का काम। ऑयल प्रेसिंग, तेल निकालने का काम। कास्ट बेस्ड सर्विसेज भी थी, जो एक पर्टिकुलर कास्ट के लोग ही करते थे, जैसे कपड़ों को ड्राई क्लीन करना। पोट्री का काम, गोल्ड स्मिथ का काम, जैसे गोल्ड स्मिथ का काम है तो सुनार ही करेगा ये, तो सुनार अपने आप में एक कास्ट है, उसी कास्ट के लोग ये काम करेंगे। जैसे अगर कपड़े धोने का काम है तो धोबी करेगा, वो कपड़े को ड्राई क्लीन जो करते हैं या जो आयरन करते हैं वो कौन करेगा? धोबी करेगा। धोबी एक पर्टिकुलर कास्ट है जो आपको देखने को मिल जाएगी गांव में आसानी से, ठीक है। इसके अलावा गांव के और भी कई लोग जो हैं वो कई सारी नॉन फार्म एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं। जैसे पोस्टल डिपार्टमेंट में काम करना, भाई गांव में चिट्ठियां आती हैं तो उस डिपार्टमेंट में काम करना। एजुकेशन सर्विसेज में काम करना, टीचर मास्टर लग गए स्कूल के अंदर गांव के। फैक्ट्री में काम करना, गांव में कोई इक्की दुक्की फैक्ट्री है वहां काम कर लिया, या फिर आर्मी में सर्व करना। ये सारे काम जो हैं ये सब काम गांव में एग्रीकल्चर के अलावा होते हैं, ठीक है जी। गॉट इट? आगे बढ़े। चलिए, ये तो इंट्रोडक्शन था बेसिक सा। अब देखिए, एग्रीगेरियन सोसाइटी स्ट्रक्चर, कास्ट एंड क्लास इन रूरल इंडिया। रूरल इंडिया के अंदर, ये गांव के अंदर कास्ट और क्लास से कैसे वहां का स्ट्रक्चर बटा हुआ है, एग्रीगेरियन स्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर का स्ट्रक्चर बटा हुआ है, उसे जानने की कोशिश करते हैं। पहला, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। कैसे एग्रीकल्चर की लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड है, देखिए जरा। एग्रीकल्चर लैंड जो है वो एक सिंगल मोस्ट, एक प्रोडक्टिव रिसोर्स है। जिसके पास जितनी है वो उतना बेहतर, जिसके पास जितनी कम है वो उतना गरीब। लैंड जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ये तो हमें पता ही है भाई, तभी अमीर गरीब है लोग। अगर बराबर होती तो अमीर गरीब होते ही नहीं। ज्यादातर लोगों के पास, मेजॉरिटी ऑफ द हाउस होल्ड के पास छोटी लैंड है, छोटी लैंड होल्डिंग है, छोटे हिस्से हैं गांव में, 1 से 5 एकड़ तक की जमीन है। कई सारे ऐसे परिवार हैं, बल्कि 40 से 50% परिवार ऐसे हैं जिनके पास कोई जमीन नहीं है, कोई जमीन नहीं है। दे आर लैंडलेस हाउस होल्ड, कोई जमीन नहीं है। तो क्या करेंगे ये लोग? जो लैंडलेस फैमिलीज हैं ये डिपेंड करेंगी किस पे?
एग्रीकल्चर लेबर के काम पर या दूसरे कामों पर अपनी जिंदगी जीने के लिए, और ये लोग ज्यादातर पॉवर्टी लाइन से नीचे रहते हैं, यानी गरीबी रेखा से भी नीचे रहते हैं। इनमें से कुछ ही परिवार होते हैं जो अपना पालन पोषण कर पाते हैं, इससे ज्यादा नहीं। क्लियर साहब? आगे देखिए विमेन की क्या सिचुएशन है और विमेन की लैंड ओनरशिप में क्या सिचुएशन है। तो भाई कहने को तो, क्योंकि हमारा समाज तो पैट्रिलिनियल ही है, यानी पिता से पुत्र में संपत्ति जाती है, लेकिन विमेन को कहने के लिए बाय लॉ अगर हम कहें तो विमेन को इक्वल शेयर मिलता है प्रॉपर्टी में, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपको पता है जो भाई होते हैं या जो बेटे होते हैं उन्हें ही एक्चुअल में प्रॉपर्टी मिलती है और लड़की को साइडलाइन कर दिया जाता है। ठीक है जी। और उसकी जो पति की प्रॉपर्टी होती है वही इसकी प्रॉपर्टी मानी जाती है, लेकिन उस पे भी जो राइट है वो पति ही एक्सरसाइज करता है, यानी द हेड ऑफ द फैमिली जो मेन है। क्योंकि समाज में क्या है, पैट्रिलिनियल सोसाइटी है जहां पिता से पुत्र को जमीन सारी मिलती है। तो विमेन जो है उनका ओनरशिप में कोई खास रोल नहीं है गांव के अंदर, विलेजेस के अंदर। आगे देखिए कंसेप्ट ऑफ एग्रीगेरियन स्ट्रक्चर एंड रूरल क्लास समझने की कोशिश करते हैं। एग्रीगेरियन स्ट्रक्चर क्या बोल रहे हैं ये? एग्रीगेरियन स्ट्रक्चर का मतलब है लैंड को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, लैंड होल्डिंग को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। एक्सेस टू लैंड शेप द रूरल क्लास स्ट्रक्चर, किस तरह से लैंड आपको मिली हुई है यही वहां का रूरल क्लास स्ट्रक्चर डिफाइन करेगा, यानी कि कौन कितना पैसे वाला है, कौन कितना रसूखदार है, ये इसी पे डिपेंड होगा कि किसके पास कितनी जमीन है और वो जमीन कितनी काम की है। जैसे जो बड़े लैंड ओनर्स हैं जिनके पास ज्यादा जमीन है या जो मीडियम लैंड ओनर्स हैं, ये एक सफिशिएंट या फिर एक अच्छी इनकम गांव में खेती से कमा लेते हैं। इसके अलावा दूसरे हैं एग्रीकल्चर लेबर, जिन्हें मिनिमम वेज से भी कम पैसा दिया जाता है काम करने के लिए खेतों में। इनकी इनकम बहुत लो होती है और एम्प्लॉयमेंट बहुत इनसिक्योर, कभी भी नौकरी से निकाला जा सकते हैं। ज्यादातर ये लोग डेली वेज वर्कर होते हैं, आज काम किया तो पैसा मिल गया, कल तबीयत खराब हो गई तो पैसा नहीं मिला, भूखा सोना पड़ेगा। ज्यादातर की हालात यही। उसके बाद एक तीसरा वर्ग यहां पर आता है, वो कौन है? वो है टेनेंट्स। टेनेंट्स कौन है? टेनेंट्स ऐसे हैं भाई कि मान लीजिए कि मेरा खेत है, मैं इस खेत पे खेती कर नहीं रहा, मैं तो कहीं और जाके सेटल हो गया हूं, या मेरे पे एक्स्ट्रा खेत पड़ा है और मैं खेती करना नहीं चाहता इस पे। तो मैंने किसी एक व्यक्ति को कहा कि भाई तू यहां पर खेती कर ले, बदले में किराया दे दे, ठीक है, या फिर जो फसल हो रही है उसमें से हिस्सा दे दे। और वो हिस्सा कम नहीं होता, 50 से 75% हिस्सा ले लेते हैं, या जो पैसा आने वाला है उस क्रॉप को बेच के उसका 50 to 75% हिस्सा किसको मिलता है? जमीन के मालिक को मिलता है, ओनर को मिलता है। और बाकी मिलता है किसको? टेनेंट को। तो टेनेंट जो है वो बेसिकली एक कल्टीवेटर होता है जो लैंड ओनर से जमीन को लीज पर लेता है, यानी किराए पर लेता है, किराए पर लेता है। और बदले में 50 से 75% जो क्रॉप की इनकम है वो किसको दे देता है? वो दे देता है ओनर को, वो दे देता है ओनर को। बात समझ में आ रही है भाई? ठीक है। अब इसमें एक और वर्ड आता है, एक और टर्म आती है, इसे कहते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। ये आपने 10th क्लास में 9th क्लास में पढ़ी होगी। भाई खेती का काम ही ऐसा है, इस खेत के ऊपर मुझे 5 लोगों की जरूरत है, लेकिन काम कर रहे हैं 10 लोग। क्यों? क्योंकि बाकी 5 के पास कोई काम ही धंधा नहीं है। तो यहां पर क्या आपको पूरे साल काम मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। तो आपको लग रहा है आप काम कर रही हैं, बट एक्चुअल में आप काम नहीं कर रही हैं, आप साल के कई दिन खाली बैठे हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ रही हैं। कास्ट एंड क्लास रिलेशनशिप। अभी कास्ट का और क्लास का क्या रिलेशन है? बहुत सिंपल है भाई। जो अपर कास्ट होगा वही अपर क्लास भी होगा, यानी पैसे भी उसके पास ज्यादा होंगे, और जो लोअर कास्ट होगा वही लोअर क्लास भी होगा। ज्यादातर अमूमन ये देखने को मिलता है, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन है, वो मैं आपको भी दिखाता हूं। जैसे देयर इज अ कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप। जो रिलेशनशिप है कास्ट और क्लास का वो हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता। जैसे मैंने बताया, कई बार क्या होता है, जो हाई कास्ट के लोग हैं, जो ज्यादा हाई कास्ट के लोग हैं, जैसे ब्राह्मण, ब्राह्मण सबसे हाई कास्ट है, लेकिन ब्राह्मण गांव के अंदर मेजर लैंड ओनर नहीं होते। ठीक है, वो इस एग्रीगेरियन स्ट्रक्चर में नहीं आते। इसकी बजाय उस गांव में सबसे ज्यादा जमीन किसके पास होगी? आपने पढ़ा होगा, एम एन श्रीनिवास ने एक टर्म दिया था,
डोमिनेंट कास्ट, उन्हीं के पास होगी सबसे ज्यादा जमीन। ठीक है, ये भी एक तरह की अपर कास्ट ही है, लेकिन सबसे अपर कास्ट नहीं है, ब्राह्मण नहीं है ये। ठीक है, तो जो मेजर लैंड ओनर्स हैं वो ज्यादातर अपर कास्ट के लोग ही होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो ब्राह्मण हो, वो और भी हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो डोमिनेंट कास्ट टर्म है ये किसने दी है, एम एन श्रीनिवास ने दी है, जो कि क्या है, एक सोशियोलॉजिस्ट है। एम एन श्रीनिवास ने दो ही टर्म दी हैं बेटा, याद कर लो अच्छे से। उन्होंने दो ही टर्म दी हैं जो हम बार बार पढ़ते हैं, एक सेंस्क्रिटाइजेशन और एक क्या, डोमिनेंट कास्ट। इनका रट्टा मार लो अच्छे से। ठीक है, देखिए जी, तो एम एन श्रीनिवास ने टर्म दी, क्या दी, डोमिनेंट कास्ट। क्या कहती है ये कहती है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली पावरफुल हैं किसी रीजन में। ठीक है, और वो उस लोकल सोसाइटी को भी डोमिनेट करते हैं, उनकी बात मानी जाती है क्योंकि वो रसूखदार लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं। ठीक है, अपर कास्ट के लोग हैं। इनका जो नंबर होता है वो काफी बड़ा होता है उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर। ठीक है, यूजुअली बिलोंग टू मिडल और हाई रैंक्ड क्लास, या तो ये मिडल रैंक में होंगे या ये हाई रैंक्ड होंगे। ठीक, जैसे कि यूपी में जाट, राजपूत, कर्नाटक में वोकालिग्यास, लिंगायत, आंध्रा में खम्मास, रेड्डीज, और पंजाब में जाट, जो जट सिख होते हैं। ये सब क्या है, वहां की डोमिनेंट कास्ट है। ठीक है, ऐसी कास्ट जिसके पास क्या है, जिसके पास जमीन है, जिसके पास क्या है, जमीन है जिसके पास। ये ब्राह्मण नहीं है, सबसे अपर कास्ट नहीं है, मिडल है या उससे थोड़ी ऊपर है, सबसे ऊपर नहीं है, लेकिन फिर भी ये सारी जमीन को कंट्रोल करते हैं। गॉट इट। नेक्स्ट, मार्जिनल एंड लेबर फोर्स। मार्जिनल एंड लेबर फोर्स, ये सबसे गरीब काइंड ऑफ फार्मर है, मार्जिनल लेवल पे हैं। ये लोग ज्यादातर लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं, जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस। पहले ये लोग अनटचेबल्स भी हुआ करते थे। दलित कास्ट जो हैं वो हिस्टोरिकली उन्हें कभी लैंड को ओन करने दिया ही नहीं गया समाज के अंदर, इसलिए आज उनके पास जमीन भी नहीं है। ये जो एक्सक्लूड उन्हें किया गया, एक्सक्लूजन जो किया गया, इससे एक लेबर फोर्स तैयार हुई, जो लेबर फोर्स लैंड ओनर के पास काम करेगी और उसके खेत की कटाई करेगी, उसके खेत की जुताई करेगी, जिससे फायदा उस मालिक को होगा, ना कि लेबर को। ठीक है जी, द एक्सक्लूजन क्रिएटेड द लेबर फोर्स दैट अलाउड लैंड ओनर टू कल्टीवेट लैंड इंटेंसिवली, जिसकी वजह से जो मालिक है जमीन का, वो जमीन को अच्छे से कल्टीवेट कर पाएगा और बदले में हाई रिटर्न्स ले पाएगा। लेकिन इन दलितों को क्या मिला, कुछ नहीं मिला। क्यों, क्योंकि इन्हें शुरुआत से ही जमीन से हाथ धोना पड़ा, इस वजह से आज इनके पास जमीन नहीं। पावर, प्रिविलेज एंड लेबर एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, कैसे पावर और प्रिविलेज आने से आप लेबर को एक्सप्लॉइट करने लगते हो, समझिए। प्रोप्राइटरी कास्ट क्या होती है, ऐसा ग्रुप जिसके पास साधन है, रिसोर्सेज हैं, और जो लेबर को कमांड कर सकती है, यानी वही डोमिनेंट ग्रुप। इसके अलावा दूसरा वर्ड है कोरस्पोंडेंस। कोरस्पोंडेंस क्या है, देयर इज अ रफ कोरस्पोंडेंस बिटवीन कास्ट एंड क्लास। कास्ट एंड क्लास के बीच में एक आपस में कोरस्पोंडेंस है, रफ कोरस्पोंडेंस है। जैसे जो अपर या मिडिल कास्ट है उसके पास ही जमीन है, रिसोर्स है, पावर है, प्रिविलेज, और ये लोग जो दलित लोग हैं या जो लेबर है उन्हें क्या करती है, एक्सप्लॉइट करती है। कैसे एक्सप्लॉइट करती है, पहला तरीका बेगार के जरिए। बेगार क्या है, बेगार का मतलब है कि एक लैंड ओनर ने कहा अपने लेबर से कि देख, तेरे तू जो मेरे यहां काम करेगा उसको तो पैसा मैं दूंगा, ठीक है, जो तू अपने खेत में काम करेगा वो करेगा, इसके अलावा भी तेरे को साल में 1 महीना मेरे यहां पर फ्री में काम करना होगा। क्यों करना है, क्योंकि मैं अपर कास्ट का हूं, बस मैंने बोल दिया तो बोल दिया, वरना तेरे को पूरे साल ही काम नहीं मिलेगा। यह होता है बेगार, यानी कि एक तरह की फ्री लेबर प्रैक्टिस जो ज्यादातर नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलती है। ठीक है, और इसमें एक नंबर ऑफ फिक्स नंबर ऑफ डेज होते हैं पूरे साल में जो आपको फ्री में काम करना पड़ता है, किसके पास, जमींदार के पास। दूसरा, हेरिडेटरी लेबर। हेरिडेटरी लेबर, हेरिडेटरी लेबर क्या है, बहुत सारे जो गरीब हैं, बहुत सारे जो गरीब लोग हैं वो लोग अपने लैंड ओनर से जुड़े हुए हैं हेरिडेटरी। कैसे, मेरे पिताजी भी काम करते थे इनके यहां,
मैं भी काम करता हूं, मेरा बेटा भी काम करेगा। और कई बार इसकी वजह क्या होती है कि भाई कर्जा लिया था मेरे पिताजी ने, इसलिए मैं अब इनके यहां काम कर रहा हूं वो कर्जा चुकाने के लिए। अब जो मैं कर्जा लूंगा वो मेरा बेटा चुकाएगा, तो हेरिडेटरी लेबर भी है। तीसरा, करंट स्टेटस क्या है इनका। आज के टाइम में बेगार को बेशक एबोलिश कर दिया गया है लीगली, लेकिन आज भी कई एरियाज में ये प्रैक्टिस देखने को मिलती है। जहां पर आज भी कानून ठीक से नहीं पहुंचा है, वहां पर ये जो जमींदार लोग हैं ये अपनी ताकत का इस्तेमाल करके, अपने रसूख का इस्तेमाल करके ऐसे ही लोगों को पागल बना रहे हैं और लोगों से काम करवा रहे हैं। ठीक है साहब, तो बात समझ में आ रही होगी कि आपको कि एग्रीगेरियन स्ट्रक्चर कैसे कास्ट और क्लास से जुड़ा हुआ है, कैसे कास्ट और क्लास आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं। गॉट इट। चलिए, द इंपैक्ट ऑफ लैंड रिफॉर्म। अब देखिए लैंड रिफॉर्म कब कब कैसे कैसे हुआ। सबसे पहले बात करते हैं ब्रिटिशर्स के आने से पहले, यानी प्री कॉलोनियल पीरियड। लैंड रिफॉर्म को हम लोग हिंदी में कहते हैं भूमि सुधार। भूमि सुधार। तो क्या क्या लैंड रिफॉर्म हुए प्री कॉलोनियल, यानी अंग्रेजों के आने से पहले। अंग्रेजों के आने से पहले, आने से पहले क्या क्या यहां पर हुए लैंड रिफॉर्म। देखिए, एक होती थी कल्टीवेटिंग कास्ट। ठीक है, यानी जिनके पास खेत हैं, यानी कि डोमिनेंट कास्ट को ही हम क्या कह रहे हैं, कल्टीवेटिंग कास्ट कह रहे हैं। बट वर नॉट डायरेक्ट ओनर ऑफ द लैंड। लेकिन ये लोग डायरेक्टली ओनर नहीं होते थे, जमीन के मालिक नहीं होते थे। उस जमीन का मालिक कौन होता था, या तो वहां का कोई लोकल राजा या कोई जमींदार, या कोई जमींदार। और ज्यादातर ये लोकल राजा या लोकल जमींदार अपर कास्ट से बिलोंग करेंगे, या तो ये क्षत्रिय होंगे या किसी और हाई कास्ट के लोग होंगे ये। ठीक। पीजेंट्स ऑब्लिगेशन, जो कल्टीवेटर है, हैड टू हैंड ओवर अ सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ द प्रोड्यूस टू दीज रूलिंग ग्रुप। तो वही टैक्स देना पड़ता था। भाई मेरे को ये जमीन मिली है, किसने दी है, यहाँ के लोकल राजा ने दी है खेती करने के लिए, इस खेती को करूंगा मैं, और बदले में राजा को इसमें से टैक्स दूंगा। वो टैक्स कैसे दूंगा कि जो खेती हुई है उसी का एक पोर्शन मैं किसको दे दूंगा, राजा को या जमींदार को दे दूंगा। इस तरीके से काम चल रहा था अंग्रेजों के आने से पहले। ये इतना एक्सप्लॉयटेटिव नहीं था। ठीक है, अब आगे समझो। अब आए कौन, अंग्रेज भाई साहब। अंग्रेजों के आने के बाद उन्होंने एक सिस्टम लेके आए वो, जिसका नाम था जमींदारी सिस्टम। आप कहोगे सर जमींदारी तो पहले भी थी, लेकिन अब समझिए थोड़ा चेंज हो गया है यहां पर, क्योंकि ब्रिटिशर अब उन राजाओं से भी ऊपर हैं, उन जमींदारों से भी ऊपर हैं। तो अब वो राजा या जमींदार टैक्स लेके अपने पास नहीं रखेंगे, अब वो राजा और जमींदार टैक्स लेके ब्रिटिशर को देंगे। यानी अब राजा और जमींदार क्या हो गए, कलेक्शन एजेंट हो गए। ठीक है, जो ब्रिटिश कॉलोनाइजर हैं, जो ब्रिटिशर हैं, वो लोकल जमींदार के थ्रू क्या करेगा, वो लैंड पर कंट्रोल करेगा। ठीक है, वो जमींदार को बोलेगा, मान लीजिए एग्जांपल समझाता हूं मैं आपको। मान लो मैंने जमींदार को बोला कि भाई मुझे ये जमीन है, ये मैं तेरे नाम कर रहा हूं, मुझे इस जमीन से हर महीने 10 रुपए चाहिए, एग्जाम्पल के तौर पे। अब वो जमींदार अपने अंडर कई सारे लोगों को काम पे लगाएगा और उन्हें कहेगा देखो भाई मुझे चाहिए 20 रुपए, अगर 20 रुपए दोगे तो काम करो, नहीं तो भगो यहां से। वो लोग करेंगे मजबूरी में, उन्हें मारेंगे, उन्हें एक्सप्लॉइट करेंगे और 20 रुपए निकलवाएंगे। जमींदार 10 रुपए अपनी जेब में रखेगा, 10 अंग्रेज को देगा। अंग्रेज को 10 रुपए से मतलब है, उसे मतलब नहीं है कि ऊपर क्या कमा रहे हो तुम, वो तुम्हारी कमाई है। तो जमींदारी सिस्टम में अब जो पीजेंट है, जो वहां पे काम कर रहा है, उसकी नजर में बुरा कौन, अंग्रेज या जमींदार, जमींदार। क्योंकि जमींदार उसे कोड़े मार रहा है वहां पे, जमींदार उसके सामने छाती पर खड़ा है कि भाई पैसे दे तू। उसकी नजर में जमींदार एक्सप्लॉयटेटिव है। यह सिस्टम ब्रिटिशर्स ने शुरू किया था पैसा कमाने के लिए। ठीक है, वजह क्या इसकी, इससे हुआ क्या, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन स्टैग्नेटेड। कई जगहों पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन रुक गई, एक जैसी लेवल पे चल रही है, आगे नहीं बढ़ रही या डिक्लाइन कर गई ब्रिटिश रूल के टाइम। पीजेंट जो हैं वो अपने लैंडलॉर्ड से इतने ज्यादा परेशान हो गए कि कई लोग जमीन छोड़ के भाग गए। फिर कई बार भुखमरी आ जाती, कई बार युद्ध हो जाता कोई, जिसकी वजह से पॉपुलेशन धीरे धीरे खत्म होती
खत्म होती चली गई। वर्ल्ड वॉर 1 आया, वर्ल्ड वॉर 2, और भी छोटी छोटी वॉर चलती रहती थी उस टाइम पर, वो सब। तो ब्रिटिशर ने कहा भाई इससे तो काम नहीं चल रहा, तो एक नया सिस्टम लाने की जरूरत है। तो कुछ और एरिया में एक नया सिस्टम लाया गया जिसका नाम था रयतवारी सिस्टम। अब ये रयत क्या है देखिए जरा। यहां पर ये वो एरिया है जहां पर राजा नहीं है, जहां जमींदार नहीं है, सीधे ब्रिटिशर है। और ब्रिटिशर कह रहा है कि सीधे टैक्स मुझे दो, मैं हूं तुम्हारा क्या नाम है, ये सिस्टम है रयतवारी सिस्टम। और तेलुगु में रयत का मतलब होता है कल्टीवेटर। यानी जो रयत होगा, जो कल्टीवेटर होगा, वो सीधे पैसा देगा किसको? ब्रिटिशर को। सीधे किसको पैसा दिया जाएगा? ब्रिटिशर को पैसा दिया जाएगा। यहां पर मिडलमैन नहीं है। मिडलमैन कौन था? जमींदार। ठीक है, तो जो एक्चुअल कल्टीवेटर है वो डायरेक्टली टैक्स देगा किसको? कॉलोनियल गवर्नमेंट को। ठीक है जी, कॉलोनियल गवर्नमेंट को। तो ये भी एक तरीका अपना के देखा। अब इसका क्या फायदा था जमींदारी सिस्टम के मुकाबले? तो पहला कि जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है वो डायरेक्टली फार्मर से डील करने लगी, बीच के मिडलमैन को हटा दिया। तो इससे क्या हुआ? जो टैक्स का बर्डन था वो थोड़ा सा कम हुआ, क्योंकि अब जमींदार को नहीं जाना। ठीक है, कल्टीवेटर को अपनी फसल से थोड़ा ज्यादा फायदा होने लगा, तो वो एग्रीकल्चर में और इन्वेस्ट करने लगा। जो एरिया रयतवारी सिस्टम के अंदर थे वहां पर ज्यादा प्रोडक्शन हुई और ज्यादा प्रोस्परस हुए वो रीजन, एज कंपेयर टू वो एरिया जहां जमींदारी सिस्टम थी, क्योंकि जमींदार ज्यादा क्रूल थे एक तरह से ब्रिटिशर्स के मुकाबले। ठीक है, अब आई आजादी। तो इंडिपेंडेंट इंडिया में क्या होने लगा जी? देखिए, आजादी के बाद जवाहरलाल नेहरू और उनके जो एडवाइजर्स थे उनका फोकस था प्लैंड डेवलपमेंट पर। और प्लान डेवलपमेंट का मतलब है कि एग्रीकल्चर पर भी फोकस करना है और इंडस्ट्री पर भी। तो आपको पता होगा पहला फर्स्ट 5 ईयर प्लान एग्रीकल्चर पर ही बना था। अब हमारे लिए प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम यह थी कि भाई हमारे देश में जो जमीन है उसमें लो प्रोडक्टिविटी है, यानी जितनी फसल उगनी चाहिए उतनी फसल नहीं उग रही है। ठीक, एक। दूसरा, हम लोग भारी डिपेंडेंट थे इंपोर्टेड फूड ग्रेन पर। बाहर से फूड ग्रेन हमें मंगाना पड़ता था, हमारे यहां पूरा नहीं बन रहा था जितना हमें चाहिए। और गरीबी बहुत ज्यादा थी, इंटेंस पॉवर्टी थी, खासकर रूरल पॉपुलेशन में, गांव देहात के एरिया में गरीबी बहुत ही ज्यादा थी। ये 3 परेशानियां इंडिपेंडेंट इंडिया के सामने थी। किसको लेके? एग्रीकल्चर को लेके नेहरू के सामने थी। तो कई सारे लैंड रिफॉर्म किए गए, नेशनल लेवल पर भी और स्टेट लेवल पर भी। 1950 से 70s के बीच में 20 साल मोटा मोटा काफी सारे लैंड रिफॉर्म की। जमींदारी सिस्टम को पूरी तरह खत्म कर दिया गया। इससे क्या हुआ? जो एक मिडल मैन है वो खत्म हो गया। अब सीधे स्टेट है और फार्मर है, बात खत्म, और कोई नहीं। इसका इंपैक्ट क्या हुआ? जो जमींदार को सुपीरियर राइट मिलता था जमीन के ऊपर वो खत्म हो गया। इससे जो जमींदार पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली एक एरिया में पावरफुल थे वो थोड़ा कमजोर हुए। इससे जिसकी एक्चुअल में जमीन है, जो कल्टीवेटर है, उसको मजबूती मिली ये लैंड रिफॉर्म करने से। दूसरा काम गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने दूसरा काम किया टेनेंसी एबोलिशन एंड रेगुलेशन एक्ट। टेनेंसी को एबोलिश कर दिया गया। टेनेंट हमने पढ़ा था ना, कौन? जो किसी से जमीन लीज पर लेके काम कर रहा था। तो टेनेंसी को खत्म किया। देखिए क्या लिखा है, टू आइदर आउटलो टेनेंसी, या तो टेनेंसी को पूरी तरह खत्म कर दिया गया या उसे ठीक से रेगुलेट किया गया, ताकि जो टेनेंट है उसे कुछ हद तक सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा सके। अभी क्या था, बहुत बड़ा अमाउंट उसे देना पड़ता था जमींदार को, मालिक को। अब उतना बड़ा अमाउंट आप नहीं दोगे, रेगुलेशन होगी भाई, आप एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते सामने वाले को। कई सारे स्टेट में तो ये बड़ा इफेक्टिवली इंप्लीमेंट हुआ, बट कई स्टेट में ये बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं था, वहां बर्बाद हो गया। ठीक है, यूपी बिहार में तो बर्बाद था ये बिल्कुल। बट वेस्ट बंगाल में और केरला में बहुत अच्छे से इसका असर पड़ा। उसकी एक वजह मैं आपको बताता हूं पॉलिटिकली, वो ये थी कि इन दोनों ही इलाकों में कम्युनिस्ट पार्टी का बड़ा तगड़ा इंपैक्ट था। इस वजह से इन एरियाज में इसका असर भी ज्यादा था। कम्युनिस्ट पार्टियां ज्यादातर वो पार्टियां हैं, लेफ्ट पार्टियां होती हैं ये, जो पार्टियां गरीब के लिए, लेबर के लिए, वर्कर के लिए ज्यादातर सपोर्ट में खड़ी रहती हैं, उनकी इश्यूज को ज्यादा उठाती।
तो ये शायद इस रिफॉर्म को ज्यादा बेटर तरीके से इंप्लीमेंट कर पा रहे थे। तो इन्होंने एग्रीगेरियन स्ट्रक्चर में एक बड़ा बदलाव किया, एक रेडिकल रीस्ट्रक्चरिंग की, जिससे टेनेंट्स को फायदा मिला और उन्हें जमीन के राइट्स मिले। ठीक है जी, आगे आते हैं। लैंड सीलिंग राइट्स, तीसरा जो काम किया वो क्या किया, लैंड पे सीलिंग लगा दी, एक अपर लिमिट लगा दी। पहले क्या था, कईयों के पास जबरदस्ती बहुत ज्यादा जमीन थी अंग्रेजों की दी हुई, तो एक अपर लिमिट लगा दी कि भाई एक आदमी इससे ज्यादा जमीन अपने पास नहीं रख सकता, एक फैमिली अपने पास इससे ज्यादा जमीन नहीं रख सकती। ये डिपेंड करेगा पर्टिकुलर रीजन टू रीजन और लैंड की क्वालिटी के ऊपर। अगर प्रोडक्टिव लैंड है तो वहां पर सीलिंग लिमिट लो है, अगर अनप्रोडक्टिव लैंड है तो सीलिंग लिमिट उस पर हाई है। यानी कि अगर मान लीजिए आपकी जमीन पे बहुत अनप्रोडक्टिव है तो आपको बड़ी जमीन दे दी, ठीक है, तो आपका जो सीलिंग एरिया है वो बड़ा छोटा होगा, यानी आपको ज्यादा बड़ी जमीन मिल जाएगी बेसिकली। और अगर आपका प्रोडक्टिव एरिया मतलब प्रोडक्ट लैंड बहुत प्रोडक्टिव है तो आपका जो सीलिंग है वो जो है उसका नंबर कम हो जाएगा। ठीक है, यानी मान लीजिए ये प्रोडक्टिव लैंड है, सिंपल सा समझो, तो आपकी इतनी जमीन हमने हटा ली। बट अगर आपकी अनप्रोडक्टिव लैंड है तो आपको थोड़ी ज्यादा जमीन दे दी ताकि आपकी खेती बराबर हो सके और बाकी एरिया निकाल लिया। तो ये स्टेट्स के ऊपर था करना, सीलिंग लगाना। बट इसमें बड़ी प्रॉब्लम होने लगी। कोशिश तो ये थी कि जो जमीन बचेगी वो रीडिस्ट्रीब्यूट की जाए उन लोगों में जिनके पास जमीन नहीं है, जैसे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग, कई सारे स्टेट में। लेकिन ये लॉ बिल्कुल टूथलेस साबित हुआ, बिना दांत का, क्योंकि इसके बहुत सारे लूप होल थे इसमें, जिन लूप होल का फायदा उठाया गया जमींदारों के जरिए, लैंड ओनर्स के जरिए। लैंड ओनर्स ने कई तरह की स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल किया इस प्रोविजन से एस्केप करने के लिए, इस प्रोविजन से बचने के लिए। कैसे इन्होंने लूप होल ढूंढे, जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ फार्मर ऐसे थे जिन्होंने अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दिया, लेकिन डिवोर्स नाम के लिए दिया, बीवी उनके साथ ही रह रही थी। ठीक है, क्योंकि ये एक्ट जो है इसके अंदर अलाउ किया गया था सेपरेट शेयर अनमैरिड विमेन के लिए, वाइफ के लिए नहीं था। तो अगर उसकी उससे डिवोर्स आप ले लेते हो तो कुछ शेयर आप उसके नाम कर दो और फिर जमीन बच जाएगी। तो इस तरह कई बार कई कई टैक्टिक इस्तेमाल की गई, अपने रिश्तेदारों के नाम जमीन कर दी गई, इसके नाम कर दी, उसके नाम कर दी, दैट आर कोल्ड बेनामी ट्रांसफर। और इसका इस्तेमाल करके ये लोग बच गए अलग अलग इलाकों के अंदर। तो ये कोई ज्यादा फायदेमंद नहीं रहा, इसका असर कोई बहुत ज्यादा नहीं रहा। तो ऑल इन ऑल अगर हम बात करें तो लैंड रिफॉर्म के गोल क्या थे, उसके गोल थे एग्रीकल्चर ग्रोथ को बढ़ाना, पॉवर्टी को इरेडिकेट करना और सोशल जस्टिस को लाना समाज के अंदर। ये तीन मेजर गोल थे किसके, लैंड रिफॉर्म के। अब बात करते हैं और आगे, लैंड रिफॉर्म तो आ गया, लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। वो क्या है, वो है कि हमारी खेती अभी भी अनप्रोडक्टिव है। जमीन इतनी बड़ी है लेकिन खेती उस पर ना के बराबर हो रही है। हमें ज्यादा खेती चाहिए, ज्यादा ज्यादा खेती चाहिए, इसी लैंड के ऊपर ज्यादा खेती चाहिए। तो खेती कैसे आएगी, उसके लिए हमारे देश में आया द ग्रीन रेवोल्यूशन। समझिए क्या है ये आया 1960s और 70s के अंदर। गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम था जिससे हम एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करना चाहते थे और इसे फंड किया गया था बड़ी बड़ी इंटरनेशनल एजेंसीज के जरिए। इसमें हम लोग HYV सीड का इस्तेमाल किया, हमने हाइब्रिड सीड था जो ज्यादा पैदावार पैदा करता है, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया, फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया और कई इनपुट्स का इस्तेमाल किया। सरकार ने सस्ते रेट पर फार्मर्स को मुहैया कराया और जिन एरिया में सफिशिएंट वाटर था उन एरिया में, जहां नहीं था वहां पंप लगवाए, इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड की। और मेनली इसका टारगेट था गेहूं और चावल। इन्हीं एरियाज में इसका इस्तेमाल किया गया क्योंकि ये पहले वो मेजर आइटम है जिससे लोगों का पेट भरेगा। तो इसका जो पहला टारगेट रीजन था, जो फर्स्ट वेव थी, वो पंजाब में आई, वेस्टर्न यूपी में आई, कोस्टल आंध्र प्रदेश में आई और तमिलनाडु के कुछ पार्ट्स में आई। लेकिन इसका असर हर जगह बराबर नहीं पड़ा क्योंकि ये जो बीज था ये कई जगह तो कामयाब था, कई जगह ये कामयाब नहीं हो पाया। तो आज भी आप देखोगे कि जो ये एरिया मैंने टिक की हैं, इन्हीं एरिया में ज्यादातर फार्मर खुश है और प्रॉस्परस है। बाकी जगहों पर फार्मर के पास ज्यादा पैसा नहीं है, वो आज भी रोता ही रहता है क्योंकि खेती उसकी बढ़ नहीं रही है। आउटकम क्या है, कई पॉजिटिव आउटकम आए, जैसे नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होने लगा एग्रीकल्चर के अंदर, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ी इससे। इंडिया
धीरे धीरे सेल्फ सफिशिएंट बन गया फूड ग्रेन के अंदर कई सालों बाद, यानी हम लोग अपने लोगों को पूरा खाना दे पा रहे थे, हमें उसके लिए किसी से मांगने की जरूरत नहीं थी। और आज के टाइम पे तो हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, ठीक है। तो आज तो और बेटर है हम लोग एग्रीकल्चर के अंदर, लेकिन एग्रीकल्चर में लगे हुए लोग बहुत ज्यादा बेटर हैं, ये मैं पूरी तरह नहीं कह सकता। अब देखिए इसके सोशल कॉन्सिक्वेंस क्या रहे इस ग्रीन रेवोल्यूशन के। जो मीडियम और लार्ज फार्मर था उसे तो इससे बेनिफिट हुआ भाई, ठीक है, क्योंकि जो इनपुट्स थे जैसे HYV सीड, पेस्टिसाइड, ये एक्सपेंसिव थे, और जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर था वो इन्हें अफोर्ड नहीं कर सकता था, इसलिए उसे ज्यादा बेनिफिट नहीं हुआ। इसके अलावा गवर्नमेंट ने भी पहले कोशिश की कि लार्ज और मीडियम फार्मर को ही सपोर्ट दे, क्यों, उनके पास बड़ी जमीन है, हमें एक्सपेरिमेंट करना है और हमें अपने लोगों को खाना पहुंचाना है हर कीमत पर। तो इसका एक ही तरीका हो सकता है फिलहाल, और वो तरीका ये है कि किसी भी तरीके से हम लोग किसी भी तरीके से उन लोगों को पहले पावरफुल करें जो ऑलरेडी पावरफुल हैं, क्योंकि वही लोग फिलहाल हमारे काम आ सकते हैं। जबकि गवर्नमेंट को कर नॉर्मली ये करती है कि जो गरीब फार्मर है, जो स्मॉल फार्मर है, उसकी मदद करती है, लेकिन यहां पर ये डिसाइड किया गया कि जो लार्ज फार्मर है, मीडियम फार्मर है, पहले हम उसे सपोर्ट करेंगे ताकि लोगों को एटलीस्ट 2 टाइम का खाना मिल पाए। देन वी विल गो विद द सेम पॉलिसी जो हम पहले फॉलो करते थे। सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर क्या होता है? ये वो एग्रीकल्चर होता है जहां पर आप अपने लिए उगाते हो, मार्केट के लिए नहीं उगाते, ठीक है। और इसमें जो लोग एग्रीकल्चर करते हैं उन्हें पीजेंट कहते हैं, जो सिर्फ अपने लिए उगा पाते हैं, मार्केट के लिए नहीं। फिर आते हैं फार्मर। आपने अभी तक समझा होगा पीजेंट फार्मर सेम होते हैं, सेम नहीं होते। फार्मर कौन होते हैं? वो एग्रीकल्चर करने वाले लोग हैं जो सरप्लस उगाते हैं। सरप्लस का मतलब कि मैं इतना उगाया कि मेरी तो नीड पूरी हो ही रही है, अब जो बचा उसे मैं मार्केट में बेचूंगा। वो कौन है? फार्मर। तो जो फार्मर है वो सरप्लस उगाता है, एक्स्ट्रा उगाता है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन का फायदा भी उसे ही मिला और उसने एग्रीकल्चर को कॉमर्शियलाइज करने में मदद की। यानी एग्रीकल्चर से चीजें जो जो गेहूं उग रहा है या जो प्लांटेशन क्रॉप हो रही है या जो भी क्रॉप हो रही है उसे बेचने में, मार्केट तक पहुंचाने में उसने मदद की, क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा उग रहा था। द फर्स्ट फेज 1960 से 70s में हम पहला फेज मानते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन का। इसमें नई नई टेक्नोलॉजी लाई गई, लेकिन इससे इनइक्वालिटी बढ़ गई, क्योंकि गरीब आदमी तो टेक्नोलॉजी खरीद नहीं सकता, जो गरीब फार्मर है वो तो खरीद नहीं सकता, अमीर खरीद रहे हैं और उन्हें बेनिफिट हो रहा है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन से जो क्रॉप पैदा हो रही थी वो हाईली प्रॉफिटेबल थी। वेल टू डू फार्मर्स के पास जमीन का एक्सेस था, पैसा था और टेक्नोलॉजी थी, जिससे वो और अमीर बनता चला गया। जो लैंड ओनर्स थे वो अपनी जमीन टेनेंट से वापस लेने लगे कि भाई हम खुद ही उगा लेंगे, इस पे तुम हटो यहां से, क्योंकि अब जमीन पर खेती करने से प्रॉफिट ज्यादा हो रहा था, जिससे जो टेनेंट कल्टीवेटर थे वो गांव छोड़ के जाने लगे, अपनी जमीन छोड़कर जाने लगे। धीरे धीरे मशीन आ गए, बड़े बड़े टिलर, ट्रैक्टर, थ्रेशर, हार्वेस्टर, जिससे क्या हुआ, जो सर्विस कास्ट थी, जो पहले काम करती थी एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज में, जब खेती में कटाई का टाइम आता था उन्हें बुला लेते थे, जब बीज बोने का टाइम आता था तो बुला लेते थे, अब काम की जरूरत ही नहीं, क्योंकि उनके काम कौन कर रहा है? मशीनरी उनका काम कर रही है। ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये जो गरीब लोग हैं गांवों के अंदर, अब ये क्या करें, कहां जाएं? तो ये लोग गांव से शहर की तरफ मुड़ने लगे काम की तलाश में, क्योंकि गांव में कोई काम अब बचा नहीं। अल्टीमेट आउटकम यही हुआ कि अमीर अमीर बनता चला गया और गरीब वहीं रुक गया या और ज्यादा गरीब हो गया। ठीक, वजह आपके सामने है। लेबर की डिमांड फॉर लेबर इंक्रीज्ड एम्प्लॉयमेंट वेजेस इन सम एरिया। कई एरिया में क्योंकि खेती ज्यादा हो रही थी तो वहां पे लेबर की भी कुछ जरूरत हुई, तो वहां पर उन लेबर्स को थोड़ी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलने लगी। हाउएवर राइजिंग प्राइसेस एंड शिफ्ट इन पेमेंट मोड फ्रॉम ग्रेन टू कैश वर्सन द इकोनॉमिक कंडीशन टू मोस्ट वर्कर। पहले के टाइम में क्या होता था कि भाई जो वर्कर मेरे खेत में काम कर रहा है उसे मैं उसी खेत से गेहूं दे देता था, ठीक है, तो उसका काम चल जाता था। लेकिन अब मिल रहा है पैसा, और पैसा मिल रहा है कम, मार्केट में उसका गेहूं भी नहीं खरीद पा रहा, तो इससे उनकी हालात और ज्यादा खराब हो गए। जहां पर काम मिल भी रहा है वहां बहुत ज्यादा पैसा उसका नहीं मिल रहा। मुद्दे की बात ही है, तो वो भी कहां जाएंगे? शहर ही जाएंगे। फिर आती है सेकेंड वेव। सेकेंड फेज 1980s के बाद का टाइम पीरियड है। जो किसान ड्राई
सूखे एरिया में और सेमी ड्राई सेमी एरिड रीजन में थे, उन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन को अडॉप्ट करने की कोशिश की। सिग्निफिकेंट शिफ्ट फ्रॉम ड्राई टू वेट इरिगेटेड कल्टीवेशन चेंजेस द क्रॉपिंग पैटर्न। अब वो लोग क्या कर रहे हैं, भाई एरिया तो ड्राई है, तो वहां पर अगर आप HYV सीड का इस्तेमाल करोगे तो उसे तो बहुत पानी चाहिए, तो आप जबरदस्ती जमीन से पानी निकालोगे, पंप लगाओगे, कहीं से पानी लेके आओगे। और इससे क्या हुआ, जिन एरिया में जैसे मान लो कोई ड्राई रीजन है जहां पे मैं पहले बाजरा उगाता था, क्योंकि बाजरा ड्राई एरिया में उगता है, अब मैं बाजरे की जगह वहां क्या उगा रहा हूं, ज्यादा पैसों के लिए वीट उगाने लगा, मैं वहां पर चावल उगाने लगा, जिससे जो क्रॉपिंग पैटर्न था वो क्रॉपिंग पैटर्न क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। क्योंकि मार्केट में चावल मांगे जा रहे हैं, गेहूं मांगे जा रहे हैं, कॉमर्शियलाइजेशन हो रही है एग्रीकल्चर की, मार्केट जो है उसके हिसाब से अब किसान फार्मिंग कर रहा है, ना कि अपने एरिया की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो अगर कॉटन का रेट मिल रहा है मार्केट में तो लोग कॉटन उगाने लग गए, जिस चीज का रेट मिल रहा है मतलब मार्केट में वो चीज उगने लगी, कंजप्शन के हिसाब से नहीं, मार्केट क्या डिमांड कर रहा है उसके हिसाब से। तो इसे कहते हैं एग्रीकल्चर का कॉमर्शियलाइजेशन होना। ठीक है, फार्मर जो है वो ऐसी क्रॉप उगाने लगा जिसकी ज्यादा डिमांड थी। रिस्क क्या है इसका, रिस्क ये है, पहले फार्मर मल्टी क्रॉपिंग में जाता था, यानी एक साथ बहुत सारी फसलें उगाता था, तो इससे रिस्क कम हो जाता था। मान लो ये फसल खराब हो गई तो ये है, ये खराब हो गई तो ये है, इसके कम रेट मिल रहे हैं तो ये है, ये इसके कम रेट मिल रहे हैं तो ये है। अब फार्मर एक ही फसल उगा रहे हैं, मोनो क्रॉपिंग कर रही हैं, जिससे क्या हो रहा है, अगर फसल खराब हुई तो पूरी की पूरी खराब होगी, अगर प्राइस गिरे तो सबके गिरेंगे। गेहूं क्यों, गेहूं का प्राइस गिरा तो पूरा खेती खराब, जो भी खेती की है। तो ये एक प्रॉब्लम उनके लिए हो गई, बट इससे फायदा भी हुआ क्योंकि मार्केट के अंदर डिमांड थी एक लंबे टाइम तक गेहूं और चावल की। रीजनल इनइक्वालिटी, अब क्या हुआ, रीजन बाय रीजन इनइक्वालिटी आने लगी। कई रीजन बहुत प्रॉस्परस हुए, जैसे मैंने बताया पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी। वहीं पर कई रीजन बहुत बर्बाद हुए, जैसे कि ईस्टर्न पार्ट्स इंडिया के, वहां पर इसका कोई असर देखने को नहीं मिला। वहां पर वही सेम सिचुएशन आज भी, कि एग्रीगेरियन स्ट्रक्चर के अंदर फ्यूडल सिस्टम चलता है, यानी लैंड लॉर्ड अपने अंगूठे के नीचे रखता है अपनी लेबर को, अपने वर्कर को। जो लैंडेड कास्ट है, जिनके पास जमीन है, जो लैंडलॉर्ड हैं, वो पावर बना के रखते हैं लोअर कास्ट के ऊपर, लैंडलेस वर्कर के ऊपर। और देर इज अ शार्प कास्ट एंड क्लास इनइक्वालिटी इन एरिया में देखने को मिलेगी। यहां पे आपको प्रॉपर देखने को मिलेगा कि अपर कास्ट आज भी कैसे अमीर है और लोअर कास्ट आज भी कैसे गरीब है, और कैसे अपर कास्ट के द्वारा वायलेंस की जाती है लोअर कास्ट पे। तो आपको आज भी यहां पर इंटर कास्ट वायलेंस देखने को मिलेगी, क्योंकि जेब में पैसा किसी के नहीं आया। ठीक है, तो सोच वहीं पिछड़ी रह गई। अब इसका एक असर और हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन का, वो क्या था, लॉस ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज। जो पहले खेती के बारे में इंडियन फार्मर को नॉलेज थी, जो उसे अपने पुरखों से मिली थी, डीप ट्रेडिशनल नॉलेज, वो सब बर्बाद हो गई, धीरे धीरे भूलते चले गए। क्यों, क्योंकि अब HYV सीड का जमाना है, जो साइंटिफिक हैं, जो प्रोडक्टिव हैं, जो पुरानी नॉलेज है वो किसी काम नहीं आ रही। लेकिन इसके कई सारे नेगेटिव इन्वायरमेंटल इफेक्ट बाद में देखने को मिले। ठीक है, जिसकी वजह से जो फार्मर्स हैं उन्हें दोबारा से अपने ट्रेडिशनल मेथड ऑर्गेनिक सीड्स पर आने को मजबूर होना पड़ रहा है, या जो सोशल साइंटिस्ट हैं या जो साइंटिस्ट हैं इस फील्ड में, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है, वो कह रही हैं कि आप दोबारा ऑर्गेनिक खेती पर आइए। लेकिन अब फार्मर ऑर्गेनिक खेती पे आने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसे फायदा मिल रहा है उस खेती का। नुकसान क्या है, जमीन बंजर हो रही है धीरे धीरे करके, ग्राउंड वाटर टेबल जो है वो डाउन होता जा रहा है, बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने से जो फूड उग के आ रहा है वो फर्टिलाइजर हमारे पेट में भी जा रहा है। लेकिन क्योंकि इन सब का जल्दी इंपैक्ट नहीं है, इसलिए फार्मर अपनी फार्मिंग को चेंज करना नहीं चाह रहा। वो आज भी यही चाह रहा है कि वो पहले की तरह फार्मिंग करे जैसे वो कर रहा था। क्या बदलाव आए आजादी के बाद हमारी रूरल सोसाइटी में, गांव की सोसाइटी में, तो काफी सारे बदलाव देखने को मिले। जैसे एन इंक्रीज इन द यूज ऑफ एग्रीकल्चर लेबर, एग्रीकल्चर लेबर का काफी इस्तेमाल होने लगा, क्योंकि अब खेती इंटेंसिव हो रही है, कम जगह पर ज्यादा खेती हो रही है, तो लेबर की भी रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल मशीनरी आई है नो डाउट, बट लेबर की भी रिक्वायरमेंट बढ़ी है। पहले पेमेंट जो है वो ग्रेन में होती थी, लेकिन अब पेमेंट कैश में होती है, तो ये भी ट्रांसफर हो गया। जो ट्रेडिशनल बॉन्ड था किसके बीच में, लैंडलॉर्ड और वर्कर के बीच में, अब वो जो बॉन्ड है वो धीरे धीरे कम होने लगा, कि उस बॉन्ड का फायदा भी नहीं था ना, नुकसान ही हो रहा था उसका ज्यादा।
इसके अलावा एक नई क्लास इमर्ज हुई, एक नई तरह के लोग इमर्ज हुए, फ्री वेज लेबर, जो अब परमानेंट किसी मालिक के अंडर काम नहीं करेंगे, वो अपनी मर्जी से काम करेंगे, किसी के यहां भी काम करेंगे, पर डे के हिसाब से काम करेंगे। ठीक है, तो वो मुक्त हैं पूरी तरह से, बेगार की तरह नहीं कि लगे हुए हैं, है ना, कि एक ही मालिक के पास काम करना है, मेरे पिताजी भी यहां काम किया करते थे, हम भी यहीं काम करेंगे, वो सिस्टम अब खत्म हो गया। यहां पर एक चीज और देखने को मिलती है, एक शिफ्ट हुआ फ्रॉम पेट्रोनेज टू एक्सप्लॉयटेशन। पहले जहां लैंडलॉर्ड कहीं थोड़ा सा अपने वर्कर को लेके या अपने जो उसके यहाँ काम कर रहा है लेबर, उसको लेके थोड़ी सी एक मन में श्रद्धा रखता था कि हाँ चलो अपना ही लड़का है, कोई बात नहीं, अपने यहाँ काम कर रहा है, वो चीज कहीं ना कहीं एक्सप्लॉयटेशन में कन्वर्ट हो गई। और इसे स्टडी किया है जैन ब्रेमन ने, जो सोशियोलॉजिस्ट हैं, 1974 में। इन्होंने कहा कि ये जो लैंडलॉर्ड जो डोमिनेंट कास्ट के होते थे और जो एग्रीकल्चर वर्कर है जो लो कास्ट का होता था, उनके बीच में पहले एक पेट्रोनेज का रिश्ता होता था आपसी, वो रिश्ता किस में कन्वर्ट हो गया है, एक्सप्लॉयटेशन में कन्वर्ट हो गया है कहीं ना कहीं। और ज्यादातर ये उन रीजन्स में हो रहा है जहां पर एग्रीकल्चर काफी कॉमर्शलाइज हो गई है, ज्यादा पैसों के लालच में, ज्यादा भूख इतनी बढ़ गई है कि अपनी लेबर को लेबर नहीं समझा जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि उन्हें निचोड़ लो, जितना निचोड़ा जाए, कम से कम रुपए में उनसे काम करा लो, जैसे भी कराया जाए। तो ये काफी देखने को मिल रहा है। धीरे धीरे जो एग्रीकल्चर है वो भी कैपिटलिस्ट होती जा रही है। जो लेबर रिलेशन था वो तो बदलाव चेंज हो ही रहा है उसके अंदर, आप ये जेन ब्रेमन वाली बात याद रखना, ठीक है, उनके रिलेशन में तो चेंज हो ही रहा है, तो एग्रीकल्चर में भी चेंज हो रहा है। एग्रीकल्चर क्योंकि कैपिटलिस्ट बन गई है, सब कुछ आपको बेचना है, ठीक है, हर चीज अब फ्री लेबर पर डिपेंड हो गई है, लेबर भी फ्री हो गई है, मार्केट से एग्रीकल्चर जुड़ चुका है, एक बड़ी इकोनॉमी का पार्ट बन गया है। फार्मर जो डेवलप्ड रीजन के अंदर रहते हैं वो मार्केट ओरिएंटेड बन चुके हैं, मार्केट में डिमांड क्या है, जिसकी डिमांड है वही उगाएंगे हम, ठीक है, वही बेचेंगे हम। तो बड़ी इकोनॉमी का पार्ट बन गया है कौन, फार्मर। इसका इकोनॉमिक इंपैक्ट भी हुआ है, जो पैसा है वो गांव पहुंचा है, क्योंकि खेती बिक रही है, खेती हो रही है, और इससे जो बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज हैं वो काफी बढ़ गई है। भाई मैं फार्मर था, मेरी खेती बढ़िया हो रही है, उससे मैं बढ़िया पैसा कमा रहा हूं, तो उस पैसे को और कहां लगाऊं, खेती में तो लगा ही रहा हूं, इसके अलावा कहां लगाऊं। तो नए नए तरह के बिजनेस करने के आइडियाज उन फार्मर्स तक पहुंच रहे हैं, उन फार्मर तक सोचने पे उन्हें मजबूर कर रहे हैं कि और क्या किया जाए इन पैसों से। तो तरह तरह के बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं। पहले के टाइम में क्या हुआ, हिस्टोरिकल रूट क्या थे और गवर्नमेंट कैसे इंटरवीन करती थी, जैसे समझिए कॉलोनियल पीरियड के अंदर 19th सेंचुरी में महाराष्ट्र में बड़ी सारी जमीन पर कॉटन उगाया गया। और कॉटन क्योंकि चाहिए आपको किसके लिए, कपड़े के लिए, और आपको पता है एक टाइम में ब्रिटेन में बहुत कपड़ा पैदा हो रहा था मैनचेस्टर के अंदर, तो महाराष्ट्र की इकोनॉमी सीधे ब्रिटेन से जुड़ गई, वर्ल्ड मार्केट से जुड़ गई, क्योंकि वर्ल्ड मार्केट में कॉटन कहां से आ रहा था, इंडिया से आ रहा था, उसका कपड़ा दुनिया पहन रही थी। आजादी के बाद द पेस ऑफ चेंज इंक्रीज, ये जो चेंज है ये और तेजी से बढ़ने लगा। गवर्नमेंट प्रमोट करने लगी मॉडर्न कल्टीवेशन मेथड, गवर्नमेंट रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने लगी, पैसा डालने लगी गांव के अंदर, उससे वहां पे इरिगेशन फैसिलिटी, सिंचाई के साधन बनाने लगी, रोड बनाने लगी, बिजली बनाने लगी, वहां पहुंचने लगी लोगों तक, एग्रीकल्चर इनपुट देने लगी, जैसे पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, क्रेडिट देने लगी, गांव में किसान को लोन मिलने लगा बैंक से, कोऑपरेटिव से, जिसका फायदा इन किसानों को पहुंचा। और ये किससे हो रहा है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन से, गवर्नमेंट के बीच में आने से, खुद ब खुद नहीं हो रहा है, ठीक है। लगातार उन्हें पावर सप्लाई मिलने लगी, जिससे एग्रीकल्चर में ग्रोथ होने लगी, पावर सप्लाई मतलब बिजली मिलने लगी। कई सारी गवर्नमेंट की स्कीम, जैसे दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, जो 2014 में लॉन्च हुई, और इसका मकसद था गांव में, ग्राम यानी गांव में, ज्योति यानी लाइट पहुंचाना, यानी इलेक्ट्रिफिकेशन इन द विलेज, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ विलेजेस। ये एक बड़ा मुद्दा था जो 2014 में स्कीम के जरिए गांव गांव तक बिजली पहुंचाने का काम गवर्नमेंट ने किया। भाई बिजली होगी तो वहां पर जो मोटर है उससे पानी निकाला जाएगा, इरिगेशन की जाएगी, बिजली होगी तो किसान एक दो मशीन लगा के कोई काम कर पाएगा, बिजली होगी तो कोई फैक्ट्री चल पाएगी गांव के अंदर, बिजली होगी तो बच्चा पढ़ पाएगा। तो ये चीजें जो आजादी के इतने साल तक भी गांव में नहीं पहुंची, उन्हें पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट ने लगातार कोशिश की,
पहले भी की, ऐसा नहीं कि अभी कर रही है, पहले भी की और अब भी कर रही है अलग अलग मेथड्स के जरिए। अब जैसे मैंने बताया कि जब पैसा आ गया तो पैसे को खर्च कहां करें, ठीक है। तो एक इंटरप्रन्योरियल तो एक एंटरप्रेन्योरियल ग्रुप तैयार हुए तो एक एंटरप्रेन्योरियल ग्रुप तैयार हुए जो किसान अब पैसा कहीं लगाना चाहते थे, ठीक है। वो पैसा खर्च करना चाहते थे कि मैं अपने प्रॉफिट जो है इससे क्या करूं, क्या नया बिजनेस शुरू करूं। तो इससे नए नए ऐसे लोग तैयार होने लगे जो बिजनेस करना चाहते थे। वो शहरों में आ गए, छोटे शहरों में आ गए, और वहां पर इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली पावरफुल हो गए। धीरे धीरे उन तक एजुकेशन पहुंची, उनके बच्चों ने पढ़ना शुरू किया, कॉलेजों में जाना शुरू किया, इनमें से कई ने खुद के कॉलेज शुरू कर दिए। तो बच्चे जब पढ़ने लगे तो ये लोग व्हाइट कॉलर जॉब लेने लगे और धीरे धीरे शहरों में आ गए, और शहरों में एक अर्बन मिडिल क्लास तैयार हुआ जो गांवों से आया था, जिनके पिताजी की जेब में थोड़ा सा पैसा था। इन बच्चों ने मेहनत की और मेहनत करके आज ये शहरों में बेटर कर रहे हैं, व्हाइट कॉलर जॉब ले रही हैं, सरकारी नौकरियां ले रही हैं, ऑफिसों में बैठ के काम कर रही हैं। ये कौन है? जिनके माँ बाप किसान थे, थोड़ा पैसा आया तो गांव से निकलने की सोची और गांव से निकल के पढ़ने पर फोकस किया और आगे बढ़े। डेवलपमेंट में रीजनल वेरिएशन, जैसे मैंने अभी बताया कि कुछ एरिया में तो बहुत फर्क पड़ा एग्रीकल्चर ग्रीन रेवोल्यूशन से, बट कई एरिया में बिल्कुल भी असर देखने को नहीं मिला। तो इन एरिया में जो कास्ट रिलेशन है, क्लास रिलेशन है, उसमें भी फर्क आया। भाई सिंपल सी बात है, जो डेवलप्ड रीजन है वहां पर जो ओल्ड लैंडेड ग्रुप है, यानी जो जिनके पास जमीन थी, ठीक है, वो लोग धीरे धीरे शहरों की तरफ जाने लगे, है ना, शहरों में डोमिनेंट ग्रुप बन गए। लेकिन यूपी और बिहार जैसे जो ईस्टर्न एरिया हैं वहां कंडीशन कोई खास अच्छी नहीं रही, वहां पर लैंड रिफॉर्म हुए नहीं। वहां पर आज भी जो जो पॉलिटिकली डोमिनेटेड ग्रुप है वो कौन है? वो वही है जिसके पास जमीन है। पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन आज भी वहां पर होती है और वहां पर कोई खास मेजर लिए नहीं गए। लेकिन केरला ने एक अलग रास्ता दिखाया, केरला ने, बंगाल ने, जहां पर पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन तो हुई, रिडिस्ट्रीब्यूटिव मेजर्स भी लिए गए और इकोनॉमी को कहीं ना कहीं गल्फ कंट्रीज से जोड़ दिया गया। समझिए, ध्यान समझिए, केरला ने क्या किया? केरला ने अपनी इकोनॉमी को गल्फ कंट्री से जोड़ दिया। गल्फ कंट्री कौन है? दुबई, सॉरी यूएई, सऊदी, ईरान, इराक, इनसे जोड़ दिया। क्यों? केरला में काफी मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है और उन्हें तैयार किया गया गवर्नमेंट के जरिए कि जाओ काम करो, काम ढूंढो, बाहर काम ढूंढो, इंडिया से बाहर काम ढूंढो, इंडिया में नहीं, इंडिया से बाहर काम ढूंढो। और वो लोग इंडिया से बाहर जाके काम ढूंढने लगे, ठीक है, और वहां से पैसा केरला में वापस भेजने लगे। तो केरला की गांव की इकोनॉमी कहीं ना कहीं किससे जुड़ गई? बाहर गल्फ कंट्री से जुड़ गई। और बहुत सारी फैमिली क्योंकि यहां रहती हैं, उनके परिवार के लोग, जवान लोग वहां गए हुए हैं, वो लोग पैसा भेजते हैं यहां पर, रेमिटेंस यहां भेजते हैं अब्रॉड से। सर्कुलेशन ऑफ लेबर, तो लेबर कैसे सर्कुलेट कर रही है, यानी मूव कर रही है, बेसिकली माइग्रेट कर रही है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे माइग्रेंट एग्रीकल्चर लेबर बनने लगे, यानी क्योंकि उन्हें गांव में काम नहीं मिल रहा था, तो वो लोग धीरे धीरे एग्रीकल्चर से दूर होकर अब दूसरे काम में जाने लगे। जो ट्रेडिशनल बॉन्ड था पेट्रोनेज का, वो खत्म होता गया और धीरे धीरे जो लेबर और लैंडलॉर्ड के बीच का रिश्ता है वो टूटने लगा। कई इलाके जहां पर एग्रीकल्चर, जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वहां पे प्रॉस्परस हुआ, बेटर हुआ, जैसे पंजाब के अंदर, वहां पर सीजनल डिमांड बढ़ने लगी एग्रीकल्चर लेबर की। जब हार्वेस्टिंग होती है तो उस टाइम ज्यादा लेबर की जरूरत होती है, तो वहां पर उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में 1 से 2 महीने ज्यादा जरूरत होने लगी लेबर की, तो लोग उसी टाइम मूव करने लगे वापस गांव की तरफ काम करने के लिए। वैसे वो शहर आके काम करने लगे अलग अलग कामों में। इंक्रीजिंग इनइक्वालिटी इन रूरल एरिया, धीरे धीरे देखने लगा कि गांव के अंदर इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा बढ़ने लगी और कई सारे जो लोग हैं उन्हें और दूसरे ऑक्यूपेशन करने पड़े, मल्टीपल ऑक्यूपेशन करने पड़े अपने आप को सस्टेन करने के लिए। जो घर के मर्द होते थे, मैन होते थे, वो माइग्रेट करते थे पीरियोडिकली, हर कुछ महीने बाद, बेटर वेजिस के लिए। जबकि जो विमेन होती थी, बच्चे होते थे, बूढ़े होते थे, वो गांव में ही रह जाते थे। आज के टाइम में भी आप किसी गांव में जाइए तो आपको देखने को मिलेगा कि उस गांव में सिर्फ कौन बचा हुआ है? बच्चे बचे हुए हैं या बूढ़े बचे हुए हैं या औरतें बची हुई हैं। इसके अलावा जो घर में काम करने वाले मर्द थे वो सारे के सारे गांव से शहर में मूव कर चुके हैं। और ये कैसे मूव कर रहे हैं? ज्यादातर जो ड्राउट प्रोन एरिया के लोग थे वो ऐसे रीजन में जा रहे हैं जहां पर थोड़ी प्रोडक्टिविटी क्या कहते हैं, बेटर है। इसके अलावा कई लोग पंजाब के फार्म्स में, हरियाणा के फार्म्स में काम करने जा रहे हैं जहां पे प्रॉस्परस ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से प्रॉस्पेरिटी आई है।
कई लोग यूपी में ईंट के भट्टों पे ब्रिक क्लिंस में काम करने जा रहे हैं। नई दिल्ली और बेंगलोर की कंस्ट्रक्शन साइट पे, क्योंकि कंस्ट्रक्शन काम बहुत मिलता है दिल्ली बेंगलोर में, तो वहां पर काम करने जा रहे हैं। यहां पर एक नई टर्म आई जो किसने दी, अगेन जैन ब्रीमेन ने दी, जिसका नाम है फुट लूज लेबर। ये टर्म याद रखना, पहली एक टर्म दी थी उसे याद रखना कि पैट्रोनेज से एक्सप्लॉयटेशन, और दूसरी टर्म है फुटलूज लेबर। किसने दी है, जेन ब्रीमेन ने 1985 में। कौन है ये माइग्रेंट वर्कर है जो फुटलूज यानी जो एक जगह पर टिकते नहीं हैं, दे हैव टू मूव इन ऑर्डर टू अर्न। ठीक है, इसका मतलब फ्रीडम नहीं है, बल्कि ये दिखा रहा है कि कैसे जो लैंडलेस वर्कर हैं उन्हें कोई राइट नहीं है और उन्हें मिनिमम वेज भी नहीं पे की जाती, जिसकी वजह से उन्हें इधर से उधर मूव करना पड़ता है अपने कमाने खाने के लिए। माइग्रेंट लेबर को कैसे प्रेफरेंस मिलती है, जो वेल्दी फार्मर हैं, जो पैसे वाले फार्मर हैं, वो ज्यादातर प्रेफर करते हैं माइग्रेंट वर्कर को लोकल वर्किंग क्लास के मुकाबले। क्यों, क्योंकि लोकल वर्किंग वाला होगा तो पूरे साल काम मांगेगा आपसे, जो माइग्रेंट होगा वो कुछ महीने के लिए पर डे पे आएगा, पर डे पे चला जाएगा, बात खत्म। तो जो वेल्दी फार्मर हैं वो अपना फायदा देखते हुए ऐसी लेबर को ज्यादा प्रेफर करने लगे जो माइग्रेंट है। माइग्रेंट जो लेबर है उसे आसानी से एक्सप्लॉइट भी किया जा सकता है और उन्हें कम वेजेस देके भी काम चल जाएगा, क्योंकि वो पहले ही परेशान है, अपने पता नहीं कहां कहां गांव घर से छोड़ के आए हुए हैं। कुछ एरियाज में जैसे कि जहां पर शुगर केन उगाया जाता है, जो लोकल लैंडलेस लेबर है वो वहां से काम के लिए निकलता है, मूव आउट ऑफ सर्च फॉर वर्क ड्यूरिंग पीक सीजन के अंदर, जबकि जो माइग्रेंट वर्कर है वो उस लोकल फार्म में आता है काम करने के लिए। जो वहां का लोकल लेबर है वो मूव करेगा बाहर, और जबकि बाहर का आदमी वहां आके काम करेगा। क्योंकि वो बाहर क्यों मूव कर रहा है, क्योंकि उसका जो जमींदार है वो उसे काम करने नहीं देगा इस पीक सीजन में। क्यों, वो पैसे ज्यादा मांगेगा, और बाहर का आया हुआ आदमी कम पैसों में काम करने को तैयार होगा कि काम की तलाश में है, तो माइग्रेंट वर्कर को काम मिलेगा। माइग्रेशन, जॉब सिक्योरिटी ना मिलना, कभी भी निकाल देना, ये सब पुअर वर्किंग और लिविंग कंडीशन की प्रॉब्लम है। इस सबसे ये सब हो रहा है, लोगों को ना रहने की जगह मिल रही है, ना काम करने का सलीका। अब इन सब में विमेन का क्या रोल है, फेमिनाइजेशन कैसे हो रही है एग्रीकल्चर लेबर की, ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में देखने को मिलता है। डिस्क्राइब फेमिनाइजेशन इन एग्रीकल्चर लेबर फोर्स। तो कैसे हो रही है फेमिनाइजेशन, समझिए। लार्ज स्केल पर जो लेबर है वो सर्कुलेट कर रही है, अफेक्ट बोथ द रीजन रिसीविंग द लेबर, जिस रीजन में लेबर रिसीव हो रही है और जो सप्लाई हो रही है वहां पे एक सर्कुलेशन चल रहा है। जो गरीब रीजन है वहां से मेन माइग्रेट कर रही हैं, और जो सारा काम उनका जो अपना खेत है छोटा मोटा जिससे काम चल नहीं रहा था, उस खेत में अब कौन काम कर रहा है, फीमेल काम कर रही है, उनकी वाइफ काम कर रही है। तो वहां पर विमेन जो है, और मान लीजिए ये एक्स खेत है जहां से मूव करके कोई वाई में आया है, वाई शहर में आया है, वहां से मैन जो है वो तो मूव कर गया, लेकिन जो वहां पे विमेन है वो विमेन अपने खेत में काम कर रही है जो छोटा मोटा खेत है, और एक्स जो गांव है वहां पर किसी लैंडलॉर्ड के खेत में भी काम कर रही है, जिससे हमें देखने को मिला है कि एग्रीकल्चर के अंदर फेमिनाइजेशन बढ़ रहा है लेबर फोर्स के अंदर, यानी विमेन काम कर रही है खेतों के अंदर। अब विमेन के साथ क्या है, विमेन को और ज्यादा दबाया जा सकता है, उन्हें और ज्यादा ग्रेटर इनसिक्योरिटी फील करनी पड़ रही है, उन्हें और ज्यादा कम पैसे दिए जाते हैं मेन के मुकाबले। पहले ही मेन को कम दे रहे हैं, विमेन को और कम दे रहे हैं। अनटिल रिसेंटली विमेन हैड हार्डली विजिबल, इससे पहले तक विमेन को आप लेबर वर्कफोर्स में ना के बराबर देखते थे, लेकिन अब विमेन एक बहुत बड़ा लेबर फोर्स बन के उभरी है। डिस्पाइट टॉयलिंग एज लेबर, लेबर का काम करने के बावजूद, कल्टीवेटर का काम करने के बावजूद आज भी वो पति के अंगूठे के नीचे ही है, क्योंकि पेट्रीलिनियल किंगशिप है। आज भी जमीन पिता से बेटे को मिल रही है, पिता से बेटे को मिल रही है, जबकि उस पे काम कौन कर रहा है, उस पे काम बीबी कर रही है, बहन कर रही है, लेकिन उसके बावजूद उन्हें जमीन में अधिकार नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो कल्चरली भी विमेन एक्सक्लूडेड है, लेकिन मजबूरी में आज कई जगहों पर विमेन जो है वो काम करती दिख रही है हमें लेबर वर्कफोर्स के अंदर। अब एक बड़ा बदलाव हो रहा है, वो था ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड रूरल सोसाइटी। जब 1990s में पूरी दुनिया की, देश की इकोनॉमी दुनिया से जुड़ी, तो हमारे एग्रीकल्चर पर क्या फर्क आया, तो समझिए। लिबरलाइजेशन की पॉलिसी से क्या हुआ, इंडिया ने 1980s में लिबरलाइजेशन की पॉलिसी को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। हम लोगों ने WTO में पार्टिसिपेट किया और हम एक फ्री
इंटरनेशनल ट्रेडिंग सिस्टम का पार्ट बन गए कि हम भी भाई दुनिया में ट्रेड करेंगे, सबके साथ रिश्ते बनाएंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे, और इंडिया की मार्केट पूरी दुनिया के लिए ओपन हो गई। हमारी पॉलिसी में शिफ्ट आया, जहां पहले बहुत लंबे टाइम तक स्टेट ने सपोर्ट किया, प्रोटेक्ट किया हमारी मार्केट को, लेकिन अब स्टेट हमारी मार्केट को ज्यादा सपोर्ट नहीं कर पा रहा था, ज्यादा प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा था। इंडियन फार्मर्स को अब ग्लोबल मार्केट से कंपटीशन मिलने वाला था। और इसका चेंज कैसे दिख रहा था? जो इंपोर्टेड फ्रूट्स हैं वो मार्केट में आने लगे, कई सारे फूड आइटम लोकल स्टोर में आने लगे। आज आप देख रहे होंगे जो चाइनीज गाजर है वो गर्मियों में आ रही है। हमारे यहाँ तो गाजर गर्मियों में नहीं आती, लाल गाजर होती है हमारे यहाँ तो। मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ, दिल्ली से पढ़ा रहा हूँ। यहाँ लाल गाजर होती है, सर्दियों में आती है। बट आज के टाइम में गर्मियों में दिल्ली के बाजारों में आपको आसानी से चाइनीज गाजर सस्ते रेट पर मिल रही है। कैसे हो रहा है ये? ग्लोबलाइजेशन का ये असर है ये, कि बाहर की गाजर यहां आके बिक रही है, कोल्ड स्टोरेज में पड़ी रहती है, बिक रही है। वीट का इंपोर्ट हो रहा है। रिसेंट कंट्रोवर्शियल डिसीजन एक लिया गया जहां पर वीट जो है उसे इंपोर्ट किया जा रहा है, सस्ता पड़ रहा है वो हमें, ठीक है। रिवर्स द अर्लियर पॉलिसी ऑफ सेल्फ, पहले हम क्या था, सेल्फ रिलायंस रहना, हम अपना वीट खुद उगाएंगे, हम खुद खाएंगे, लेकिन अब नहीं। अब हम लोग अगेन वही ढर्रे पर आ गए हैं कि जहां से जो चीज सस्ती मिल रही है उसे उठाए चलो। तो ग्लोबलाइजेशन का एक बुरा असर ये देखने को मिलता है। फिर क्या है? ग्लोबलाइजेशन आया। पहले हमने लिबरलाइजेशन पढ़ा, ग्लोबलाइजेशन आया, इससे क्या हुआ? एक नई चीज आई मार्केट में, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। इसमें क्या हुआ? बड़ी बड़ी जो कंपनी है, एमएनसी है, वो सीधे फार्मर से कॉन्ट्रैक्ट करेंगी कि भाई हमें इस क्वालिटी का इतने टन आलू चाहिए और उसका ये रेट हम देंगे। एक साल बाद आप हमें आलू दीजिए और जो हमने रेट तय किया हुआ है उसी रेट पे हम आलू लेंगे और उसी क्वालिटी का आलू लेंगे। दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। अब आप कहोगे सर ये तो बात बहुत बढ़िया है, अच्छी बात है। तो अच्छी बात हर बार नहीं है। क्यों? जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसे पढ़ना भी तो आना चाहिए। उस कॉन्ट्रैक्ट में इतनी लीगैलिटी होगी, कल को मान लो फसल खरीदने से कंपनी ने मना कर दिया कोई भी XYZ रीजन देके, तो फार्मर तो बर्बाद हो गया। वो अब कोर्ट जाए, वकील खड़ा करे, इतने में तो फसल सड़ जाएगी। तो बहुत सारी प्रॉब्लम है। जैसे पेप्सिको जो है, पेप्सिको कंपनी, वो पंजाब और कर्नाटक के फार्मर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आई टमाटोज और पटेटोज लेने के लिए। यह कंपनी का रोल क्या है? वो क्रॉप को आइडेंटिफाई करेगी, हमें ऐसे तरह का क्रॉप चाहिए, वो उस तरह का सीड प्रोवाइड करेगी, इनपुट प्रोवाइड करेगी, बताएगी कैसे होगा ये, वर्किंग कैपिटल भी कई बार प्रोवाइड करेगी और गारंटी देगी कि भाई हम इसे परचेज करेंगे एक पहले ही फिक्स प्राइस पर जो हमारे बीच तय हुआ है, उगने से पहले ही तय कर लिया है प्राइस, उगने के बाद नहीं, ठीक है। इसे क्या कहा गया? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। जो कब आई? ग्लोबलाइजेशन के बाद आई। कई सारे स्पेशलाइज्ड आइटम जैसे फ्लावर्स की कटिंग, ग्रेप्स, फिग्स अंजीर, पोमोग्रेनेट अनार, कॉटन, ऑयल सीड, ऐसी चीजें मार्केट में बिकने लगी बड़ी मात्रा में। फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड हुई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से, और एश्योर्ड मार्केट कि भाई मेरा तो माल बिकेगा ही बिकेगा, पहले ही तय हो चुका है बिकना। लेकिन इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस थे। फार्मर पूरी तरह उस कंपनी पर डिपेंडेंट हो गया अपने लाइवलीहुड के लिए। लैंड में अब और कुछ नहीं उगेगा, सिर्फ वही उगेगा जो उसने बताया है। डिसएंगेज पीपल फ्रॉम प्रोडक्शन प्रोसेस, प्रोडक्शन प्रोसेस से अब आप दूर हो जाएंगे, क्योंकि जैसे हम बता रहे हैं वैसे ही उगाना है, जो बीज हम दे रहे हैं वही बीज डालना है, जो इनपुट हम दे रहे हैं वही डालना है। तो आपकी जो इंडिजीनियस नॉलेज थी एग्रीकल्चर की, वो क्या हो गई? इररिलेवेंट हो गई। और कई बार जिस तरीका जो खेती का बताया जाता है वो इकोलॉजिकली सस्टेनेबल नहीं होता। बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड डालने को बोला जाता है, जो लॉन्ग टर्म में खेत को बर्बाद कर देता है। कई सारी एमएनसीज आई ग्लोबलाइजेशन की वजह से। जिन एमएनसीज ने अपना माल बेचना शुरू किया वो एज अ एजेंट काम करने लगे। गवर्नमेंट जो है उसने अपना एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम को स्केल डाउन कर दिया, उस पर पैसा लगाना कम कर दिया। तो ये लोग बीच में आ गए, इन्होंने कहा हम बेचेंगे, आपको सीड चाहिए हम देंगे, फर्टिलाइजर चाहिए हम देंगे, पेस्टिसाइड चाहिए हम देंगे। कौन है ये? एमएनसी, बड़ी बड़ी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां। ये कंपनियां जो हैं, ये इनके जो एजेंट हैं वो फार्मर को इन्फॉर्म करने लगे कि भाई ऐसे करिए वैसे करिए। बट इसमें इंटरेस्ट फार्मर का नहीं था, इंटरेस्ट कंपनी का। वो उल्टे सीधे रेट पर अपने जो बीज हैं वो बेच देते, अपने पेस्टिसाइड बेच देते, फार्मर को फर्टिलाइजर बेच देते। क्या कॉन्सिक्वेंस हुआ कि जो फार्मर हैं वो डिपेंडेंट होने लगे इनके महंगे फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड पर। फार्मर का प्रॉफिट कम हो गया, उनके ऊपर कर्जा चढ़ने लगा
और इकोलॉजिकल क्राइसिस आने लगा गांवों के अंदर, यानी कि जो वो इनपुट डाल रहे थे उस इनपुट से जमीन खराब होने लगी। इससे एक चीज और देखने को मिली, फार्मर सुसाइड। ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से जो इनपुट का रेट है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, कॉस्ट बढ़ गई। अब अगर मुझे खेती करनी है तो पुराने तरीके में तो ज्यादा पैसा लगता नहीं था, लेकिन अब जो नए तरीके हैं जिसमें मुझे HYV सीड भी चाहिए, पेस्टिसाइड भी चाहिए, फर्टिलाइजर भी चाहिए, इरिगेशन फैसिलिटी भी चाहिए, मशीनरी भी चाहिए, इतना पैसा मेरे पास है नहीं, तो मुझे अब कर्जे में पैसा लेना पड़ेगा, और अगर मेरी फसल खराब हो गई तो कर्जा भी गया। इस वजह से फार्मर के पास एंड में कोई और रास्ता नहीं बचता, और यह देखने को मिला है कि 2001 से 2006 के बीच 9,000, लगभग 9,000 फार्मर ने सुसाइड किया। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला, महाराष्ट्र में स्पेशली। क्या वजह है? प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ गई है, मार्केट स्टेबल नहीं रही। आज मैं सोच रहा हूं कि गेहूं उगाऊं, पता चले कल को गेहूं के रेट गिर गए, टमाटर उगाऊं, टमाटर के रेट गिर गए। फार्मर को उधार लेना पड़ रहा है बहुत ज्यादा, क्योंकि इनपुट बहुत ज्यादा है, और ज्यादातर सुसाइड कर्जे से ही रिलेटेड है। जो फेलियर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जो एग्रीकल्चर है वो प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा, क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंटल फैक्टर बहुत सारे हैं, कभी सूखा पड़ गया, कभी बाढ़ आ गई, अलग अलग कारणों से। गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, ऐसा नहीं है गवर्नमेंट पीछे हट रही है, कई सारे गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिए हैं, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है ये, कि आप जो खेती कर रहे हो पहले से उसको इंश्योर्ड कर लो, इंश्योरेंस ले लो उसका। अगर ये खराब हुई तो इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा देगी, बट कितने ही फार्मर इंश्योरेंस करा पाएंगे, दैट इज द क्वेश्चन। ग्राम उदय से भारत उदय अभियान, कि गांव में अगर उदय होगा तो देश का प्रोस्पेरिटी आएगी देश में। नेशनल अर्बन मिशन, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, किसान क्रेडिट कार्ड, ये सारी वो स्कीम है जो गवर्नमेंट लेके आई है, किसके लिए? फार्मर के लिए। और इस सब का इंपैक्ट किस पे पड़ेगा? रूरल एरिया पे पड़ेगा, रूरल इकोनॉमी पे पड़ेगा, रूरल इकोनॉमी पे पड़ेगा। ठीक है जी, तो ये था आपका पूरा चैप्टर रूरल डेवलपमेंट का। इसके बाद हम लोग मिलेंगे इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाले टॉपिक पर। ये रूरल सोसाइटी का टॉपिक था, तो तब तक के लिए अपना पढ़ते रहिए। मैंने सारे चैप्टर इससे पहले के डाले हुए हैं, उन्हें पढ़िए, समझिए। कोई टॉपिक ऐसा था जो आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं दोबारा कोशिश करूंगा उस टॉपिक को अच्छे से दोबारा से समझाने का। नोट्स के लिए आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट ईयर मैं कोशिश करूंगा कि सोशियोलॉजी की अपनी बुक भी रिलीज करूं, तब आपके जो 11th के दोस्त हैं, भाई बंधु हैं, वो खरीद पाएंगे। फिलहाल आप लोग इसी के स्क्रीनशॉट लीजिए और पढ़ना शुरू कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। दिस वाज सचिन बंसल साइनिंग ऑफ।